Good afternoon, dear students. Good afternoon. Uh, okay, let me share the screen. Just give me a second. Okay. All right. So first, let me know, is my voice audible? Shri Jainvi Valsad. I don't know how to pronounce that. Valsad or Valsad or Valsad. I don't know. Okay. So I think this is the first time I'm seeing your ID here. Can you tell me from which state you are? That would be better to know for me. Okay. All right. So without any further delay, let's start the class. So as you know, my dear students, we have come to an completion of all the chapters of animal physiology. This is the last chapter. ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो गया है, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट चैप्टर है. ठीक है, तो ये चैप्टर अभी खत्म हो जाने के बाद हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स जो बचे थे उनको भी रिवाइज करने के लिए शुरू करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग ना लास्ट क्लास तक पूरा पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट. वी हैड स्टडीड अबाउट द ब्रेन, सीएनएस, पीएनएस हो गया था. ओके, बचा था सिर्फ कंडक्शन. ओके, तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बचा था, वो करके हम लोग आई के स्ट्रक्चर में जाएंगे. बिफोर स्टार्टिंग टू दैट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ऑफ जो भी हम लोगों ने कंटेंट लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसको बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई हैव टू कम टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉट इन द प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, तो इसलिए जस्ट एज अ चेक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिन मिडल लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजस? ठीक है, तो क्रेनियल मेनिंजस के 3 लेयर होते हैं, मैंने आपको बताया था. इसमें बीच वाला मिडिल थिन लेयर आपको चूज करना है. ठीक है, सो यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं. Yes. Which one do you think is the correct answer here? Which of the following is a thin middle layer of cranial meninges? I hope आपकी एनसीईआरटी आपके हाथ में है. अगर याद नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी देख के ही बता दीजिए. ओके, आई टेल. सो सबसे पहले बेटा, क्रेनियल में 3 होते हैं लेयर्स: आउटर ड्यूरामेटर, मिडिल एरेक्नॉइड एंड इनर पियामेटर. ठीक है, तो मिडिल वाली जो है उसको हम लोग एरेक्नॉइड कहते हैं. मैंने आपको बताया था एरेक्नॉइड और पियामीटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है, एंड ड्यूरामीटर एरेक्नॉइड के बीच में सब ड्यूरामल लेयर होता है. वो भी मैंने बताया था आप सब लोगों को. ठीक है, सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज. ओके, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको बताना है outer layer of cerebrum called white layer, inner layer of cerebrum called white matter, the outer layer of cerebrum called gray matter, inner layer of cerebrum called gray matter. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो. प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं जो मैंने पढ़ाया है वो. कम ऑन.
अब आंसर नहीं दोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? बच्चों प्लीज आंसर देना। ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बाहर ग्रे मैटर था, जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो बस रफली मैं बता रही हूँ। तो बाहर ना यहाँ पे सेरिब्रम में यहाँ पे कन्वल्शंस एंड डीप डिप्रेशंस थे, ठीक है, जो हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंस को डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सराउंडिंग वाला है, ओके, जो सराउंडिंग वाला है वो ग्रे मैटर था, जो बीच वाला है वो व्हाइट मैटर था। ओके, बीच वाला व्हाइट मैटर एंड जो पेरिफेरल है वो ग्रे मैटर था, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? इनर लेयर ऑफ सेरिब्रम है, आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम कौन सा है? ओके, जो व्हाइट है वो इनर है और जो ग्रे है वो आउटर है, ठीक है, जो ग्रे है वो आउटर है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम इज व्हाइट मैटर, बिल्कुल नहीं। इनर लेयर ऑफ सेरिब्रम इज व्हाइट मैटर, हाँ बिल्कुल ठीक है। आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम इज ग्रे मैटर, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन इनर लेयर ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑप्शंस। चलो अभी हम लोग आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, जो यहाँ से कंटिन्यू करना था हमको। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज द रैपिड इनवॉलंटरी एंड अनकॉन्शियस एक्शंस ऑफ बॉडी इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या क्या, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यू हैव पुट योर फिंगर ओवर द कैंडल, कैंडल के ऊपर आपने अपना फिंगर प्लेस किया, तो क्या हुआ? आपको एकदम से जलन सा महसूस हुआ, आपको हीट महसूस हुआ, ठीक है। तो अब आपको जब भी ऐसा हीट महसूस होता है तो आप क्या करोगे? ये एकदम रैपिड होता है, इनवॉलंटरी और अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप ना किचन में कुछ काम कर रहे हो, आपको एकदम से गर्म बर्तन लग गया, तो आप क्या बोलोगे? आउच, अरे बाप रे जल गया, है ना। तब एकदम से हाथ पीछे ले लोगे, इनवॉलंटरी, आप मतलब जानबूझ के आप इतना मैसेज डाल के, सेंसरी इंपल्स गया, फिर मोटर इंपल्स आया, इतना टाइम नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि एकदम फास्ट हो जाता है, रैपिड हो जाता है, ठीक है। आप इसके ऊपर सोचना भी नहीं पड़ता, आपका हाथ पीछे हो गया होता है। तो ये क्या है बेटा? रेस्पॉन्स है टू द स्टिमुलाई, ठीक है। अच्छा, हाथ जल गया तो आपने एकदम से हाथ खींच लिया, ठीक है। यू नो, अगर कोई थॉर्न है या कांटा है, आप जब चलते जा रहे हो तो कांटा है, तो सडनली आपने पैर ऊपर उठा लिया, तो ये सारे क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। कोई स्टिमुलाई है जो रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, उसके एक्शन पे आप कुछ रिफ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो क्या होता है? सडन विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन यू टच द हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म चीज को छू लिया, तो सडनली अपने हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया, तो हाथ को आपने विड्रॉ किया, ठीक है। टचिंग लिप्स ऑफ नर्सिंग बेबी इवोक्स सकलिंग रिफ्लेक्स। ओके, सकलिंग रिफ्लेक्स आप 12th में आके पढ़ोगे, ठीक है। तो जो निप्पल का एरिया होता है, ओके, निप्पल के एरिया के अराउंड एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एरियोला, ठीक है। तो एरियोला में बहुत ज्यादा नर्व्स होते हैं, या फिर कह लूं मैं वहां पे सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। जब बेबी सकल करता है निप्पल को, तो एरियोला में जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलाई को ग्रैब करके सेंसरी इंपल्स भेजते हैं सीएनएस को, फिर सीएनएस हाइपोथैलेमस को बोलेगा, फिर हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को बोलेगा कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, ये हार्मोन सिक्रिएट करो। अब जो हार्मोन सिक्रिएट हुआ है वो क्या करेगा? मिल्क को इजेक्ट करवाएगा, इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मिल्क इजेक्ट होता है, जब बेबी सकल करेगा तभी मिल्क बाहर आता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स, तुम आगे जाके पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है। ये भी एक रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स एक्शन का। देन क्लोजिंग ऑफ आईलिड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, ठीक है। एकदम से सडन लाइट अगर पड़ गई तो क्या होगा? आईलिड्स को आप क्लोज करोगे, है ना। जैसे आपको जैसे मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, आप रात में सोए हो एकदम लाइट वगैरह ऑफ करके, सडनली आपकी कोई फ्रेंड आ गई या कोई बहन भाई आ गए, एकदम से उन्होंने इतना बड़ा लाइट ऑन कर लिया, तो आप क्या करोगे? अरे बाप रे लाइट बंद करो, है ना। तो वैसा होता है कुछ हालत। ओके, देन नी जर्क phenomenon. Okay, if a child sees or smells a food unknown to him, he does not salivate. If he sees or smell that food is very every time before tasting, he salivates. मतलब बेटा ये चीज है, अगर आपको कोई स्मेल अननोन है तो आपके पास सलाइवा नहीं बनेगा, क्योंकि एकदम स्मेल अननोन है।
अब आपको पता है कि हाँ भाई, जब ब्रेड बेक होता है तो कैसी स्मेल आती है। जब भी ब्रेड बेक होगी तो आपको एकदम से कुछ बेक होने वाली स्मेल आती है। आपको पता है कि हाँ भाई, किसी के यहाँ पे केक बन रहा है, किसी के यहाँ पे ब्रेड बेक हो रही है, ठीक है, तो एकदम से आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यू आर फेमिलियर विद दैट स्मेल। ठीक है, तो ये भी उसका कंडीशन रिफ्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, जो जिस चीज की आपके पास मेमोरी नहीं है, जो आपको बिल्कुल नहीं है, उसके लिए सलाइवेट नहीं होती। जो पता है आपको, ऑलरेडी आपकी मेमोरी में फिट है, तो ऐसी चीज से आपका रिफ्लेक्स जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको पढ़ना है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसमें बेटा यही 5 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है, इसमें इतना कुछ लोड लेने वाला चीज नहीं है इस पे। द पाथवे ऑफ इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब जो इम्पल्स का पाथवे है बेटा, अब इम्पल्स का पाथवे मतलब क्या, मैंने आपको बताया, एक गरम तवा है, गरम तवा पे आपने हाथ रखा, ओके, तो गरम तवा था, आपका हाथ जला, आपके हाथ के ऊपर स्किन के सेंसरी ऑर्गन है स्किन, तो वो क्या करेगा, जो इम्पल्स आया है, हाँ भाई ये चल गया मेरा हाथ, अब ये इम्पल्स क्या करेगा, आपके सीएनएस को भेजेगा, एंड आपका सीएनएस क्या करेगा, फिर मोटर इम्पल्स भेजेगा कि हाँ भाई तुम अभी हाथ वहां से निकाल लो वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, ये इस पूरे पाथवे ऑफ इम्पल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो रिसेप्टर ऑर्गन होगा हमारे पास। रिसेप्टर ऑर्गन क्या हो सकता है, इधर हमारी स्मेल हो सकती है, या हमारे टेस्टिंग बड्स हो सकते हैं, या हमारी हियरिंग हो सकती है, विजन हो सकता है, या फिर स्किन जो हम लोग फील करते हैं, ठीक है, टच फील करते हैं। ठीक है, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ, वही गरम तवे पे आपने हाथ रखा, तो हाथ रखने पे क्या हुआ, जो हीट है वो क्या हुआ, एज ए स्टिमुलस आपके स्किन को टच हो गया, तो योर स्किन हैज रिसीव्ड द स्टिमुलस, तो आपको जो स्किन है वो रिसेप्टर ऑर्गन बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे आपके बॉडी में। ठीक है, सेंसरी या फिर एफरेंट भी कह सकते हो तुम। एफरेंट मतलब लेके जाने वाला, इफेरेंट मतलब लेके आने वाला। ठीक है, चलो, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, दिस ट्रांसमिट्स द इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। ओके, जो सेंस ऑर्गन रिसीव किया है स्टिमुलाई को, उस स्टिमुलस को या फिर उस इंपल्स को, उस पोटेंशियल को सीएनएस की तरफ लेके जाएगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अभी सेंसरी न्यूरॉन लेके गया हमारे सीएनएस के पास, तो इसके बाद क्या होगा, आप देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट कनेक्टर और न्यूरॉन। ओके, इट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, तो इनके बीच में कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, यू मस्ट नो दैट ऑल्सो। चलो, तो ये भी एक चीज हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा, मोटर न्यूरॉन होंगे। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, इट कंडक्ट्स द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, अभी जो आपको हाथ में जो फीलिंग आई थी कि हाँ भाई हाथ जला है, सेंसरी न्यूरॉन ने इंपल्स भेजा था सीएनएस को, अब सीएनएस क्या करेगा, अरे भाई तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम, वो फिर वो मैसेज जाएगा आपके मसल्स को। ओके, आपके मसल्स के सेल्स जो स्केलेटल सेल्स हैं बोन को लगे हुए, उनको मैसेज जाएगा कि हाँ भाई गर्म है, हाथ तुम वापस ले लो। ठीक है, अभी हाथ हम लोग तवे से दूर ले लेंगे। ओके, जो तवा है हमारा उससे थोड़ा दूर ले लेंगे। तो ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन है जो सीएनएस से ऑर्गन तक इंपल्स को लेके जा रहा है। ठीक है, तो एन इफेक्टर ऑर्गन इट रिस्पॉन्ड्स टू द इंपल्स, वही कि हाथ थोड़ा दूर लेना, यही है बस। ठीक है, यही चीज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बस एक चीज याद रखनी है। ओके, इंटरमीडिएट कनेक्टर न्यूरॉन याद रखिए, इट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, आप मुझे बताएंगे, जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पे होंगे, या फिर कनेक्टर न्यूरॉन्स ये कहाँ पे होंगे। यू कैन लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, रेस्पॉन्स आया, स्टिमुलाई लेके गया, एफरेंट पाथवे, देखो एफरेंट मतलब लेके जा रहा है इंपल्स। ठीक है, लेके जा रहा है कहाँ पे, हमारे सीएनएस पे। ओके, सीएनएस के पास लेके जा रहा है, सीएनएस से फिर क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन है, ये क्या करेगा, इफेरेंट पाथवे लेके आएगा। ठीक है, मतलब मोटर इंपल्स ये लेके आएगा। ठीक है, अभी ये जो आपको दिख रहा है ये मोटर इंपल्स लेके आ रहा है। ठीक है, इफेरेंट पाथवे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मसल्स को मैसेज जाएगा, मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपने आप आपका पैर या हाथ वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, इसको बुलाते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, एंड जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल बेटा, इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा लोड लेने वाला टेंशन नहीं है। अब जो आपको एक्चुअली डिफिकल्ट लगता है उस पे आते हैं हम लोग।
ठीक है, एक्चुअली इसको पहले ही करवाना था, अगर मैं कहूँ तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस तो मुझे पहले ही करवाना था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि ये सारी चीजें हो जाए, इसको आराम से करूंगी मैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके करूंगी, तो इसीलिए इसको थोड़ा मैंने लास्ट में रखा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले, सबसे पहले मेरे पास स्लाइड्स तो है, पीपीटी तो है, उससे पहले तुम ना मेरी जो हैंड रिटन चीजें हैं ये देखो। ठीक है, ये पहले तुम देखो, तो ताकि इससे तुमको क्लियर आइडिया हो जाए। ऑलराइट, चलो अब तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। ठीक है, तो बेटा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कहाँ पे होगा, सबसे पहली चीज। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने एक तवे को टच किया था, है ना, यू हैड टच द तवा। तो अब जब आप एक तवे को टच करते हो तो तब क्या हुआ था। ओके, तो एक सेकेंड, लेट मी फिक्स माय कैमरा। ओके, तो आपने एक तवे को टच किया तो क्या हुआ था बेटा, जो स्टिमुलाई है आपके हाथ में उसने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया था। ठीक है, तो अब आपका ये रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपके हाथ में यहाँ पे भी न्यूरॉन्स होंगे, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो मैसेज लेके जाएंगे। अब ये जो इम्पल्स आपके हाथ पे जनरेट हुआ है, ओके, जो आपके हाथ पे जो वहां पे न्यूरॉन्स है वहां पे जनरेट हुआ है, वो उसको कहाँ तक लेके जाना है, सीएनएस तक लेके जाना है। तो उतना लंबा पाथ ये ट्रैवल करेगा, तो इसी को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो इम्पल्स, जो सिग्नल, जो स्टिमुलाई, जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है, वो क्या करेगा, वो पूरा आपके हाथ से, जो आपने तवे को छुआ था उस हाथ से लेके पूरा सीएनएस तक जाएगा। ठीक है, वो कैसे जाएगा वो हमको पढ़ना है। ठीक है, और फिर वहां से फिर वापस भी जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। बस हमको कंडक्शन देखना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसा जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे पे कैसे जाएगा, फिर तीसरे से चौथे, तो ऐसे करते करते सीएनएस तक पहुंच जाएगा एक दिन। ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है ये। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं। ओके, तो हमारा जो एक्सॉन है या फिर जो हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन पहली चीज, सेलेक्टिव परमिएबल। दूसरा, अब हमारा जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, उसके अंदर को आप कहोगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वहां पे भी फ्लूइड होगा। ओके, तो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर या फिर इंट्रासेलुलर कह लो भाई तुम। ठीक है, जो न्यूरॉन के अंदर है वो इंट्रासेलुलर हो गया, जो न्यूरॉन के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ठीक है, इतना आप कह सकते हो। ठीक है, जो बाहर है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कह सकते हो, वहां पे भी फ्लूइड होगा बेटा, हमारे पास फ्लूइड भर भर के है। ठीक है, तुम उसकी टेंशन ही मत लो। ठीक है, तो न्यूरॉन मेम्ब्रेन का जो बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो अंदर है वो इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल की तरह एक्ट करेगा, तो सेल के अंदर वाला इंट्रा सेलुलर, बाहर वाला एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये जो है बाहर वाला एक्स्ट्रा, इनर वाला इंट्रा सेलुलर, तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा मेंटेन होता है। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपको पता ही होगा बेटा, आप लोग केमिस्ट्री में इतने अच्छे हो, बट फिर भी मैं बता दूं। ठीक है, अब हमारे पास एक सिस्टम है ऐसा करके, एक सिस्टम में क्या होगा, एक में यहाँ पे सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स हैं, दो या चार मॉलिक्यूल्स हैं समझ लो। अब कई दूसरे में यहाँ पे कितने होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ए में बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, बी में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंसेस। ओके, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, डिफरेंस है एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक में कुछ कम है एक में कुछ ज्यादा है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, कहीं पे सोडियम ज्यादा होगा, कहीं पे पोटेशियम ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो इंट्रासेलुलर है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, उनके बीच में भी ग्रेडियंट मेंटेन होता है। ठीक है, तो अब मैम क्या ग्रेडियंट होगा, क्या चीज होंगी, अभी अब बता दीजिए हमको। ठीक है बेटा, तो वही बता रही हूँ। ठीक है, हमारा जो न्यूरॉन के अंदर है ना, वहां पे के ओके जो पोटेशियम है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है दैन सोडियम। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर कंडीशन है, ओके, जो न्यूरॉन के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, न्यूरॉन के बाहर सॉरी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, वही बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है,
तो अंदर में पोटेशियम ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम से ज्यादा पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है पोटेशियम की कंपैरिजन में। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है विद द आयन्स सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, समझ आ रही है? अब आपको दूसरा क्या देखना है, तो सबसे पहले तुम ये स्ट्रक्चर देखो, इसको हमने वन से रिकॉग्नाइज किया है। अब इस स्ट्रक्चर में आप क्या क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास है ना एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा मैंने आपको बताया था, एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, तो एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो एक्सोलेमा है, क्या एक्सोलेमा है, तो उसके बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, कि हम इसको पोलराइज्ड कहते हैं। ओके, आपने कहाँ भी देख लो बेटा, कहाँ भी देख लो, पोलराइज्ड मतलब ओके, कहाँ पे भी हम लोग पोलर ओके कह रहे हैं, तो पोलराइज्ड मतलब क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बात हो रही है, इसीलिए वहां पे पोलर कह रहे हैं हम लोग, वरना हम पोलर नहीं कहते हैं, नॉर्मल उसको कुछ और कहते हैं। ठीक है, पोलर कह रहे हैं तो वहां पे प्लस माइनस की डिस्कशन हो रही है, समझ में आया? हाँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सोलेमा है, मेम्ब्रेन है, उसके बाहर आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर देखने को मिलेगा, जो कैटायन हम कहते हैं। ओके, पॉजिटिव कैटायन। वही अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द एक्सोप्लाज्म, जिसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर एनियन कह लिया। ठीक है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के कुछ आयन चैनल्स हैं। ठीक है, ये चैनल्स हैं, ये दिख रहा है रेड में जो मार्क किए हैं, ये क्या है बेटा, सोडियम पोटेशियम के आयन चैनल्स हैं। तो ये क्या होगा, इन चैनल्स के थ्रू सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर होता रहेगा। ओके, कब बाहर जाएगा, कब अंदर आएगा, कब क्या होगा, वो कहानी में अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये चैनल्स हैं, इसके थ्रू सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अब ये आपको जो समझ में आ गया ना, ये बेसिक चीज है। ठीक है, बेसिक चीज है। अब क्या हो रहा है, ये जो वन इंडिकेट हो रहा है ना, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे कोई नर्व इंपल्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया, कोई इंपल्स नहीं आया, ये इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। इसके पास कोई स्टिमुलाई नहीं है, कोई इंपल्स नहीं है बेटा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में है। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका ना यहाँ पे आप लिख लो -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, वो आप लिख लो। ठीक है, वो जो भी है माइक्रोवोल्ट मिलीवोल्ट जो भी कहते हैं उसको, वो आप लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे MV है -70 MV। ठीक, तो अब ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है बेटा, सबसे पहली चीज ओके, बाहर ओके लेमा के बाहर, एक्सो लेमा के बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। ठीक है, एक्सोप्लाज्म में अंदर, न्यूरॉन के अंदर ओके पोटेशियम बहुत ज्यादा है देन सोडियम, वही एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम ज्यादा है पोटेशियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कितना इसके पास कितना वोल्ट होगा, आप देखोगे यहाँ पे -70 MV। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी पड़ेगी, इनकी जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है ना, तो मेम्ब्रेन आपने बताया हमने ऑलरेडी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसकी परमिएबिलिटी क्या करेगा, बेस्ड ऑन सिचुएशन, कैसा सिचुएशन में है, कैसा हालात में है, उसके हिसाब से इसकी परमिएबिलिटी चेंज करती रहेगी, एंड बेस्ड ऑन द सेल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन में है तो इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है पोटेशियम को। ठीक है, तो K+ के लिए परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब K+ आराम से आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, K+ के लिए बहुत अच्छी परमिएबिलिटी होती है। अब ये जो डायग्राम है पूरा, ये कौन सा डायग्राम है, इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे बिल्कुल अभी इंपल्स नहीं आया हुआ है। तो अब ये आपके दिमाग में बैठ गए इतने सारी चीजें, तो अब आप नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, 1 हो गया खत्म, अब 2 देखो। तो 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 में क्या हो रहा है आपको पता है बेटा, 1 में क्या हुआ था, वो हाईली परमिएबल टू पोटेशियम था। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, वो हाईली परमिएबल टू पोटेशियम था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इंपल्स को जनरेट करना है। ठीक है, इंपल्स को जनरेट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, परमिएबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ेगी। सबसे पहली चीज क्या हो रही है, परमिएबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ेगी। अब सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा बाहर से अंदर की तरफ। आप पूछोगे मैम इनफ्लक्स ही क्यों होगा, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है। ठीक है, तो यहाँ पे वही तो बताई थी ना मैं आपको, तो बाहर सोडियम ज्यादा है ना बेटा, इसीलिए यहाँ पे इनफ्लक्स होता है बाहर से अंदर की तरफ। जैसे ही परमिएबिलिटी बदलेगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी ऑफ
पोटाशियम तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा इम्पल्स वहां पे आने लगता है, थोड़ा स्टिमुलाई आपको मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी सोडियम की बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे। जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो तब क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। बट जब एकदम से बहुत सारे सोडियम, जब सोडियम पोटेशियम चैनल से अंदर आ जाते हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ एक्सॉन क्या हो जाता है, वो डीपोलराइज हो जाता है। मतलब अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, एंड बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इन द मेम्ब्रेन हैज इंक्रीज्ड। परमेबिलिटी सोडियम की बढ़ी तो बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आ गए, बहुत सारे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया। अब सोडियम बढ़ गया तो अंदर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। अब ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब जो स्टिमुलाई आपके हाथ पे टच हुआ, अब वो स्टिमुलाई यहाँ पे जनरेट होगा ना, जो हीट आपके स्किन में टच हुई, जो सेंसरी ऑर्गन में टच हुई, तो वो जनरेट कर रही है इम्पल्स को। उसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब जनरेशन ऑफ इम्पल्स। अब यहाँ पे देखो इम्पल्स जनरेट हो गई, ओके, इम्पल्स जनरेट हो गई। जब इम्पल्स जनरेट होती है तो वहां पे कितना करंट होता है, मतलब करंट मतलब वही, ये तो थोड़ा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे समझ लो तुम इनको, तो यहाँ पे +30 MV होता है। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था तब -70 था। जब कभी भी ओके इम्पल्स है, कोई भी एक एक्सॉन में एक पार्ट में अगर इम्पल्स है, वहां पे इम्पल्स प्रेजेंट है, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं +30। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो इस पार्ट को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड। रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब पोलराइज्ड से क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे पोलराइजेशन थोड़ा बिगड़ गया, तो यहाँ पे हमने कह लिया डीपोलराइज्ड, इसको डीपोलराइज्ड कह लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुई है, या फिर एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, है ना, आगे की तरफ ये मूव करता हुआ जाएगा। तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, अभी इस पार्ट ऑफ एक्सॉन में जनरेट हुआ था, अब ये आगे वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो समझ लो ये ए है, तो ये बी है, और ये सी है। अब ए में जनरेट हुआ था, ए से बी की तरफ जाएगा, बी से सी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जो एक्शन पोटेंशियल ए में जनरेट हुआ था, अब ये कहाँ पहुंच गया, अब ये एक्शन पोटेंशियल बी में पहुंच गया। तो बी में पहुंच गया मतलब क्या हो रहा है, बी में क्या होगा, बी में सेम चीज होगी जो ए में अभी अभी हुई थी। क्या हुआ, बी में क्या हुआ, इंक्रीजिंग परमेबिलिटी टू सोडियम, सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ इनटू द एक्सॉन। इससे क्या हुआ, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ऑलरेडी देखो बेटा फर्स्ट में जनरेट होता है, मैं आपको बता रही हूँ, जो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बाकी वालों में सारों में बस कंडक्ट होता रहता है। ओके, सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, एंड इम्पल्स कंडक्ट होते जाएगा। ओके, कंडक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा या पास ऑन होगा, तुम क्या लो। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है देखो। तो अभी जो बी है, बी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था, अभी वो डीपोलराइज हो गया, इसको हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम टू ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था उसको ट्रांसमिट कर रहा है कौन, बी। जो बी है ये दिख रहा है, ये बी ट्रांसमिट कर रहा है या फिर पास कर रहा है। ठीक है, अभी कहानी बताओ ए की, ए से भी बी में तो इम्पल्स ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो ए है उसका क्या हो गया, ये वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन में चले जाएगी। मैम कैसे, कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन में चले जाएगी, यहाँ पे देखो बेटा, जो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ था वो बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ई फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। जब सोडियम बाहर आएगा तो मेंटेन करना है ना, क्या मेंटेन करना है, अंदर पोटेशियम ज्यादा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, बाहर पोटेशियम कम था। अब जब सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है तो पोटेशियम को अंदर जाना है, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो रहा है, एफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी। तो ये कब तक होगा, अंटिल आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है वो बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड। ओके, मतलब डीपोलराइज के बाद ये वापस से पोलराइज हुआ, तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, बस अब ये ऐसे करते करते क्या होगा, जो डीपोलराइज है
वो रीपोलराइज होता रहेगा और जो पोलराइज है वो डीपोलराइज होता रहेगा। ठीक है, ऐसे करके सारा ट्रांसमिट होता रहेगा इम्पल्स। ठीक है, तो इसमें क्या आपको चीजें याद रखनी है, परमेबिलिटी चेंज होगी, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। ओके, इनफ्लक्स अगर सोडियम हो रहा है तो वो डीपोलराइजेशन के लिए, इफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है तो वो रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, तो उसके बैलेंस करने के लिए पोटेशियम भी अंदर बाहर होता रहेगा। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहीं पे स्टार मार्क करके इसको लिखो, लेट मी डिक्टेट दैट। ओके, लिखो बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स, ओके, या फिर जो चैनल है वो ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम outwards, 3 sodium outwards for 2 potassium into the cell, 2 potassium into the cell। अब जो यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो रिपोलराइजेशन हो रहा है ना, अब यहाँ पे जो इफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है, अगर 3 सोडियम बाहर निकलेंगे, ओके, तो कितने निकलेंगे बेटा, अगर 3 सोडियम बाहर निकलेंगे तो 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे। कितने अंदर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे। ओके, दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। ठीक है, तो as a result the outer surface of the axonal membrane possess the positive charge। तो इससे क्या होगा, रिपोलराइजेशन बैक होगी, बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव होगा, एंड वापस से ये पोलराइज्ड होगा, तो इसीलिए इसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अभी आपको समझ में आ गया। अब ये पीपीटी तुम देखो, एकदम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल। यहाँ पे थोड़ा केमिकल क्यों, क्योंकि पोटेशियम सोडियम चैनल्स का अंदर बाहर हो रहा है, इनफ्लक्स एफ्लक्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना वहां पे एमवी रेस्टिंग में -70, जब इम्पल्स जनरेट हुआ तो +30 एमवी, उन चीजों को याद रखो। तो इलेक्ट्रिक प्लस केमिकल, तो इम्पल्स ट्रांसमिशन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। तो 3 स्टेप्स ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो मैंने बताया था आपको 1, ओके, जो 1 डायग्राम, एक्शन पोटेंशियल 2 जहां पे जनरेट हो रहा था, 3 ट्रांसमिशन या फिर प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इतने यहाँ पे स्टेप। ठीक है, इतने स्टेप्स होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको? प्रज्ञा, यू हैव ज्वाइन लेट बेटा, हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी अभी खत्म कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया था, सब खत्म हो गया है अभी। अभी आप तुम पीपीटी का ही स्लाइड देखना कि यू हैव ज्वाइन लेट। अब हमें क्या ही करें, चलो तो अभी यहाँ पे देख लो, जो मैंने बताया ना सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, तो पहली चीज तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सेलेक्टिव परमिएबल आयन चैनल्स। मैंने बताया ना जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, एंड ये क्या मेंटेन करता है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर टू द न्यूरॉन। ठीक है, देन इन रेस्टिंग न्यूरॉन, न्यूरॉन डज नॉट शो कंडक्टिंग इम्पल्स, मतलब रेस्टिंग न्यूरॉन में इम्पल्स नहीं रहता। ठीक है, ना इम्पल्स जनरेट हुआ है, ना इम्पल्स की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, ओके, मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी ज्यादा है पोटेशियम की तरफ, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। ये चीज मैंने आपको बताई थी, याद करो, याद आ रही है समृद्धि? ऑल्सो द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटीन्स के लिए भी है, और ये चीज किसको इंप्लाई हो रही है यहाँ पे, आयोन्स के लिए भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म इज हाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो अंदर है एक्सोप्लाज्म के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम की ज्यादा है कंपेयर टू पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म इज हाई एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लो, है ना? यही चीज बताई थी ना, क्या बताया था यहाँ पे? देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ओके, नेगेटिव प्रोटीन मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ओके, अंदर नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस,
ओके, एक्सोप्लाज्म में। इसके अलावा पोटेशियम ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम, सेम चीज उसने बताई है वहां पे। ठीक है, अब द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, तो इससे क्या होगा, दिस फॉर्म्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है एक्सोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूरॉन में। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम ज्यादा है, इंट्रा सेलुलर में नेगेटिव प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिव प्रोटीन है। ठीक है, एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हमने -70 MV में उसको इम्पल्स को तोला है। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। चलो हाँ, अब द आयोनिक ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स बाय सोडियम पोटेशियम पंप। मैंने बताया आपको पंप है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कौन सी बात हो रही है, रीपोलराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये पूरा जो पैराग्राफ है मैंने आपको बताया था, ये रीपोलराइजेशन की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे देखो तुम, देखो तो जो 3 में क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो ए ए क्या है, वो पहले डीपोलराइज हुआ था 2 में, अभी 3 में क्या हो रहा है, रीपोलराइज हो रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि ए से बी में इंपल्स ट्रांसमिट हो गया, अभी बी में डीपोलराइजेशन होगा, तो ए में क्या होगा। ओके, ए में क्या होगा बेटा, सोडियम जो बहुत सारे थे अंदर, उनका इफ्लक्स होगा एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, एवरी 3 सोडियम का जो इफ्लक्स होता है, उसके बैलेंस में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं इनटू द एक्सोप्लाज्म। ये कब होता है, टू बैलेंस, जो डीपोलराइज हुआ था उसको रीपोलराइज करना है ना, वापस से उसको पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बनाना है, वापस से उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन बनाना है, तो जब ये होगा तो तब होता है। ठीक है, जो अंदर पॉजिटिव हुआ था बाहर नेगेटिव हुआ था ड्यूरिंग डीपोलराइज, अब रीपोलराइजेशन के टाइम पे वापस आएगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या लिखी है, सोडियम पोटेशियम के पंप होंगे। ठीक है, सोडियम पोटेशियम के पंप होंगे, एवरी 3 सोडियम को 3 सोडियम जो बाहर जाता है, जो इफ्लक्स होता है, उसके बैलेंस करने को 2 पोटेशियम अंदर आते हैं इनटू द एक्सोप्लाज्म। ओके, क्यों आते हैं, जो बाहर प्लस हुआ था उसको अभी, सॉरी, अंदर जो प्लस हुआ था उसको माइनस करने के लिए। ओके, एंड जो बाहर प्लस हुआ था उसको नेगेटिव करने के लिए। अरे मैं क्या बता रही हूँ, रुको, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे को। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, जो ये क्या था बेटा, ये डीपोलराइजेशन था, है ना, डीपोलराइजेशन। अब ये यहाँ से इस पे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, है ना। जो रीपोलराइजेशन में फिर क्या होगा, अंदर से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा, और बाहर जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इतना ही बताना था मुझे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड। वापस से ये पोलराइज होगा, ये फिर से पोलराइज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। बस रीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन बिल्कुल अलग नहीं है। रीपोलराइजेशन इसलिए क्योंकि वापस से पोलराइज हो रहा है, तो इसीलिए रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब the electric potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential। ठीक है, अब इसको अब याद रखने वाली चीज है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, the electric potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential। ठीक है, चलो, अब हमको इतनी तो समझ में आ गई चीज। अभी एक्शन पोटेंशियल हमने देखा था, वो भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल जो जेनरेट हुआ था वो अभी क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा, है ना। सो यहाँ पे क्या देखोगे आप, द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है साइट ए एंड साइट बी, मैंने भी आपको बताया था साइट ए एंड साइट बी। ठीक है, वही चीज सेम, तो आप यहाँ पे लिख लो साइट ए एंड साइट बी। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे सी लिख लो। ठीक है, तो अब क्या होगा,
स्टिमुलस इज अप्लाइड, द मेम्ब्रेन्स एट साइट ए बिकम्स परमिएबल टू सोडियम। मैंने बताया था, है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पोटेशियम का परमिएबिलिटी ज्यादा था, अभी इंपल्स आ रहा है तो सोडियम का परमिएबिलिटी बढ़ेगा। अगर सोडियम का परमिएबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था एक्स्ट्रा सेलुलर में, अंदर पोटेशियम का ज्यादा था, बाहर से अंदर सोडियम आएंगे तो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। जब एकदम से बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे तो अंदर नेगेटिव से, इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे देख लो, ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्शन पोटेंशियल। बेटा इस डेफिनेशन को तुम छोड़ो, सिंपल से याद रखो कि जहां कहीं पे भी, ओके, परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बढ़ा है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, इसको हमने कह दिया डीपोलराइजेशन। अब जहां कहीं पे भी डीपोलराइजेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, मतलब एक नर्व इंपल्स वहां पे जनरेट हुआ है। ये ए में होगा, ए में जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। अब ये ट्रांसमिट होता जाएगा बी सी डी में अंटिल जेड तक, जहां पे वो सीएनएस तक नहीं पहुंच जाता, फिर सीएनएस से मोटर नर्व से ऑर्गन तक लेके नहीं जाता तब तक। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? चलो, तो ये स्लाइड भी क्लियर है। अब देखो प्रोपगेशन, जो ट्रांसमिट होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा, एट द साइड बी, ओके, एट द साइड बी आउटर सरफेस is positive and inner surface is negative. As a result, the current flows on the inner surface from the site A to B. ठीक है, ये अब क्या होगा बेटा, ये बात हो रही है फिर से वापस रीपोलराइजेशन की। ठीक है, ये वापस से रीपोलराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, वापस रीपोलराइजेशन की बात हो रही है बेटा, इसीलिए मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको समझाया अगर वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा तो ये चीजें भी आपको समझ में आएंगी, वरना यहाँ पे तुम आके कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, चलो अब देखो, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम द बी to A side to complete the circuit. Hence, the polarity is reversed and action potential is generated at the side B, and action potential at side A arrives at the side B. Okay, side A arrives at side B. ठीक है, तो बेटा इन सब का सार तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार और समझाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वापस से जुड़ गए हैं। ठीक है, जो भी तुमने पढ़ाना उसका यहाँ पे पूरा सार है। मैंने आपको यहाँ पे समझाया, क्या समझा था, हमारा जो नर्व का मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का। इसके अलावा जो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हुआ है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम का और पोटेशियम का। ठीक है, सोडियम का पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे। ठीक है, अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, जिसको हम लोग पोलराइज्ड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा, ओके, सो मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या चीजों को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो बाहर की तरफ, एक्सोलेमा के बाहर की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, क्यों बाहर की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पोटेशियम से बाहर, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सोडियम से। ठीक है, सो इनसाइड द एक्सोप्लाज्म पोटेशियम इज मोर देन सोडियम, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बाहर सोडियम ज्यादा है इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये एक ऐसा रेस्टिंग मेम्ब्रेन है जहां पे इंपल्स बिल्कुल नहीं है, इंपल्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे परमेबिलिटी कैसी होगी मेम्ब्रेन की, हाई परमेबिलिटी टू पोटेशियम, परमेबिलिटी टू पोटेशियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन। इसको आप याद रखना है -70 MV। ठीक है, अब क्या होगा, इतना आपको याद हो गया, तो अब देखो अब क्या होगा, 2 में यहाँ पे जनरेट हो रहा है आपका इंपल्स, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही आपने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में
परमेबिलिटी टू पोटेशियम बहुत ज्यादा थी, अब उसका ऑपोजिट होने लगेगा। अब होते होते क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बढ़ेगी। जब सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी, ओके, परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बढ़ेगी। जब सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द आयन। परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बढ़ेगी तो सोडियम का इनफ्लक्स होगा बाहर से अंदर। क्यों इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा थे, अंदर सोडियम कम थे, तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ इनफ्लक्स होगा। जैसे ही सोडियम अंदर आ गए तो अंदर जो नेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके, ये -70 से +30 MV में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसको ट्रांसमिट कराना है। ट्रांसमिट का स्टेज है थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ए में जो डीपोलराइजेशन हुई थी ये पास ऑन होगी बी को। ओके मैम, कैसे पास ऑन होगी, सिमिलरली जो चीजें ये में हुई थी सेम चीजें बी में होंगी। अब क्या होगा, परमेबिलिटी टू सोडियम बढ़ेगा, सोडियम का परमेबिलिटी बढ़ेगा तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा तो क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन होता रहेगा इम्पल्स का, जो एक्शन पोटेंशियल में जनरेट हुआ था वो ट्रांसमिशन होता रहेगा। अब बी से सी को जाएगा, सी से डी को जाएगा, ये कहानी तो हो गई। लेकिन जब पोलराइजेशन इम्पल्स कंडक्ट कर देगा तो उस पार्ट का क्या होगा, ठीक है, अब ए से बी को गया तो अभी ए की कहानी क्या होगी, ए वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन बनेगा। कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन बनेगा, यहाँ पे जो बहुत सारा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया था, है ना, ड्यू टू परमेबिलिटी ऑफ सोडियम, अब ये क्या होगा, वापस से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम बहुत सारा इफ्लक्स होगा, बाहर जाएगा सोडियम, अंदर जाएगा पोटेशियम। तो इफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो मैंने आपको बताया था फॉर एवरी 3 सोडियम 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा। अगर 3 सोडियम बाहर जाएंगे एक्सोप्लाज्म में तो 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे। ठीक है, ये कब तक होता रहेगा, अंटिल आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज बैक। ओके, जो ग्रेडियंट उनका मेंटेन हुआ था ना, पहले मैंने आपको बताया था क्या ग्रेडियंट था, अंदर पोटेशियम ज्यादा बाहर सोडियम ज्यादा, तो वो जब तक मेंटेन नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा इफ्लक्स इनफ्लक्स। ओके, जब आएगा तो उसको हमने कह दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन। दैट इज, अब ये जो +30 हुआ था ना, अभी क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। ओके, -70 MV हो जाएगा। ठीक है, जो इसके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो वापस से -70 बन जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है बेटा, इसी चीज को आपकी एनसीईआरटी में पता नहीं क्या क्या इधर से उधर, उधर से इधर, A to B, B to C, पता नहीं क्या क्या बना के रख दिया। बस तुम इतना जान लो, इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि अब लोग बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन हो गए थे तो इसलिए मैंने रिपीट कर दिया इसको। हाँ, अभी हम लोग आते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, तो सिनेप्स क्या है, क्योंकि सिनेप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। अब एक न्यूरॉन का तो कैसा होता है ट्रांसमिशन हमने देख लिया। ठीक है, एक पार्ट ऑफ एक्सॉन था, दूसरा पार्ट ऑफ एक्सॉन था, तीसरा पार्ट ऑफ एक्सॉन था, ए से बी को गया, बी से सी को गया, ऐसा हुआ। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कैसे जाएगा वो देखना है हमको। ओके, ये जाएगा थ्रू द सिनेप्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा जंक्शन होता है, एक छोटा सा जगह होती है, उसको हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो 2 टाइप का सिनेप्स आपको देखने को मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है या फिर ना इम्पल्स का कंडक्शन होता है। एक इलेक्ट्रिक सिनेप्स, दूसरा केमिकल सिनेप्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक दूसरा केमिकल। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा, अब ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये तुम क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है ये। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये एक्सॉन टर्मिनल किसको जाके अटैच कर रहा है, किसी और न्यूरॉन को समझो, या फिर कहीं मसल्स को, कहीं पे भी और न्यूरॉन को, तो और न्यूरॉन का डेंड्राइट समझ लो। ठीक है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल है, इट इज अटैचिंग टू द डेंड्राइट ऑफ एन अनदर न्यूरॉन। तो अब ये क्या होगा, इनके बीच में ना बेटा, इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शन। मतलब ये बिल्कुल एकदम अलग नहीं होते, ये 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक उनके पास होता है, यहाँ पे दिख रहा है पे गैप जंक्शन, इसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। तो ये इनको कनेक्ट करके रखा है, ये एकदम अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। तो इससे क्या होता है ना, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होता है। ओके, बहुत 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 फास्ट होता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। तो यहाँ पे देख लो, इन दिस मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मतलब जो लेके जा रहा है इम्पल्स, उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, जिसने रिसीव कर लिया,
ओके, जिसने रिसीव कर लिया उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसने रिसीव कर लिया उसको हमने कह दिया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, दोनों बहुत ही क्लोज हैं। सो द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग द एक्सॉन। जैसे एक्सॉन में ट्रांसमिशन हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता रहेगा। ठीक है, और इम्पल्स बहुत फास्टर है इन इलेक्ट्रिकल दैन केमिकल, इलेक्ट्रिकल में बहुत फास्टर है दैन केमिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में ना ज्यादातर तो केमिकल सिनेप्स ही हैं, इलेक्ट्रिकल बहुत ही रेयर है। ठीक है, अब देख लो केमिकल, तो केमिकल में क्या होगा, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में ना जो जगह है, ओके, जो सिनेप्स है वहां पे, उसको हम उस स्पेस को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे गैप जंक्शन जैसे कोई ब्रिज नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इन द केमिकल सिनेप्स, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं अभी। ठीक है, तो देर इज अ फ्लूइड स्पेस ओके इन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, प्री सिनेप्टिक मतलब जो इम्पल्स लेके आ रहा है, जो भेजने वाला मतलब जिसके पास जाना है इम्पल्स वो पोस्ट है, इनके बीच में एक सिनेप्सिस का स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब जब प्री सिनेप्टिक रीजन हैज स्वेलिंग वी कॉल इट अ सिनेप्टिक नॉब और बटन्स। दिख रहा है, ये सिनेप्टिक नॉब है, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हो तुम। ठीक है, तो इसमें सारी सिनेप्टिक नॉब है, दिख रहा है, ये सारा जो ये भी दिख रहा है आपको येलो कलर में, ये नॉब है। ठीक है, या फिर बटन है, क्योंकि इस इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये दिख रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हो सकते हैं, एड्रेनलिन हो सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। बट आपने मसल्स में चैप्टर के मसल्स में पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एसिटाइल कोलिन, तो वो यहाँ पे याद रख लो, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल है जिसके अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स है, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलाइन। अब ये क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन प्री सिनेप्टिक नॉब से बाहर निकलेगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैल जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैल जाएगा। अब पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एसिटाइल कोलिन के। अब वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन को बाइंड करेंगे एंड उस इंपल्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक इंपल्स पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे होते हैं, वेसल्स की तरह फॉर्म होते हैं और ये रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो सिनेप्स को बनाते हैं। कि सिनेप्स में क्या क्या आता है देख लो, ये भी एक क्वेश्चन है। सिनेप्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलके बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ओके, तो जो मैंने आपको बताया वो एक डायरेक्शन के फॉर्म में है। इम्पल्स रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, मैंने आपको बताया एक्सॉन टर्मिनल से सिनेप्टिक वेसिकल्स बनेंगी। ओके, तो दी सिनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइंड होंगी एंड जो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिफ्यूज हो जाएगा इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है वो डिफ्यूज हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज हो जाने के बाद ये कंबाइन होगा विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, तो इससे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स। ओके, आयन चैनल्स ओपन होंगे अलोविंग द एंट्री ऑफ आयन्स, तो इससे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। आपको मैंने बताया था आयन्स का होना बहुत जरूरी है, सिर्फ परमिएबिलिटी चेंज होना मैटर नहीं करता। परमिएबिलिटी चेंज होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए आयन्स का, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का अंदर बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इससे ही मेंटेन होते हैं ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे देखो, एक्शन पोटेंशियल में भी एक्साइटरी और इनहिबिटरी, क्योंकि इनको एक्साइट भी कर सकते हैं हम लोग, इनहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिट कर सकते हैं बाय द इनहिबिटर्स। हमारे पास इनहिबिटर्स भी हैं बॉडी में, आप आगे जाके आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करके क्लास को खत्म करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप अक्रॉस मेम्ब्रेन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स, अच्छे से मैंने आपको बताया था, जब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होता है, जब इफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है, तो कितने सोडियम कितने पोटेशियम, बताइए बताइए। रीपोलराइजेशन के टाइम पे
बताइए, इफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम आउटसाइड, ओके, सेल से बाहर जाता है। ठीक है, अब तुम देख लो, आउटसाइड जाने वाला तो सोडियम है। ठीक है, इन दोनों को तो तुम ऑप्शन से हटा ही दो, क्यों? क्योंकि सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो आउटवर्ड कौन जा रहा है? सोडियम। तो कितने जा रहे हैं? 3 सोडियम जा रहा है। तो इनफ्लक्स इनटू द सेल कितने जा रहे हैं? 2 पोटेशियम। ओके, 3 सोडियम 2 पोटेशियम। तो इनफ्लक्स ऑफ 3 पोटेशियम, इफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ भी? या सिर्फ ऐसे ही बैठे हो? ओके, द टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। अब मुझे पता है आपकी एनसीईआरटी ने ये जो है ना ये वैल्यू नहीं दी है, बट मैंने आपको बताई है, याद रखो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कितनी होती है? माइनस, यस। वैसे ही एक्शन पोटेंशियल की कितनी होती है? +30। एक्शन पोटेंशियल की होती है +30। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की होती है -70। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम लोग आई एंड ईयर को खत्म करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लास को। बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, लेट ज्वाइन किया, इसीलिए मैंने फिर से बताया कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, अदरवाइज आज स्ट्रक्चर ऑफ आई खत्म हो गया होता। ठीक है, प्लीज अपने अपने टाइम से ज्वाइन कीजिए आप। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क और एल्स यू कैन लीव। एनी डाउट्स?